तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 9 जून संडे का दिन, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था उस दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और इत्तेफाक से न्यूयॉर्क से बहुत दूर कर्नाटक के बेंगलुरु में सुबह सुबह एक डिलीवरी बॉय बेंगलुरु के एक इलाके जिसका नाम है कामाक्षी पल्ल्या, वहाँ से गुजर रहा था। जब वो गुजर रहा था तो उसने पाया कि एक करीब में नाला है और उस नाले के किनारे बहुत सारे कुत्ते जो हैं, वो गौर से उसने देखा तो देखा कि एक शख्स की लाश पड़ी है और कुत्ते उसे नोच रहे हैं। उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और एक लावारिस लाश को उठाकर वहाँ से अस्पताल ले गई। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं लाश के इर्द गिर्द या आसपास से जिससे ये पता चल सके कि मरने वाला कौन है। ये भी पता नहीं था कि इस शख्स को मारा गया है या फिर यूं ही अचानक इसकी मौत हो गई है, खुदकुशी की है, कुछ जानकारी नहीं। अब बेंगलुरु पुलिस ने आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन से इस बारे में जानकारी लेनी शुरू की कि क्या कोई नौजवान गायब है। मरने वाले का हुलिया देखकर लग रहा था उसकी उम्र 30-35 साल के करीब होगी। तो आसपास के पुलिस स्टेशन में खंगालना शुरू किया गया। इत्तेफाक से बेंगलुरु पुलिस को पता चला कि वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक इलाके की एक पुलिस स्टेशन में एक नौजवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है और उस नौजवान का नाम है रेणुका स्वामी, उम्र करीब 33 साल। और रेणुका स्वामी की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और ये कहा था कि सैटरडे यानी कि 8 जून से उनका बेटा गायब है और उसका मोबाइल बंद है। अब पुलिस रेणुका स्वामी के घर पहुंचती है, उसकी मां को लेकर आती है, उसको अस्पताल ले जाती है, नाले से बरामद उस लाश को दिखाती है, उस लाश के बचे खुचे कपड़ों को दिखाती है। माँ फ़ौरन पहचान जाती है और कहती है मेरा बेटा है। फिर वो पुलिस को बताती है कि वो सुबह ही घर से निकला था। वो अपोलो फार्मेसी नाम की एक मेडिसिन जो डिलीवरी करते हैं जगह जगह या फिर उनके मेडिकल शॉप्स हैं, तो वैसी एक शॉप में वो काम किया करता था, अपोलो फार्मेसी में। रोज़ाना की तरह उस दिन भी वो शॉप किया था, लेकिन फिर घर नहीं लौटा और मोबाइल बंद। जब वो 8 जून को लौटा नहीं, तब 9 जून को माँ ने उसकी रिपोर्ट लिखाई सुबह सुबह। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन अब भी ये क्लियर नहीं था कि मरने वाले की मौत कैसे हुई है। अब लाश का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तस्वीर साफ हो जाती है। पता चलता है कि उस नौजवान को पीट कर मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दहलाने वाली थी। उसमें था कि उसकी ज़ुबान काट ली गई, उसके जबड़े को तोड़ दिया गया, जिस्म पर अनगिनत घाव के निशान थे, रॉड के बेल्ट से इस तरीके से मारा गया था। यानी मरने वाले की मौत बड़ी तकलीफदेह थी, उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। और ये सारे जो ज़ख्म के निशान थे वो एंटीमॉर्टम थे, यानी मौत से पहले के। अब दो ही चीज़ होती है, एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। तो एंटीमॉर्टम वो जब किसी इंसान को जीते जी आप मारते हैं, उसके कोई ज़ख्म के निशान पड़ जाते हैं, तो वो पता चल जाता है कि क्योंकि ब्लड सूखता है, नहीं सूखता है। और पोस्टमार्टम वो जो मरने के बाद अगर किसी के जिस्म पर को घाव दिया जाए, तो ये सारे ज़ख्म के निशान एंटीमॉर्टम थे, यानी मौत से पहले उसे मारा गया था। यानी सीधे सीधे ये मामला एक कत्ल का था। अब पुलिस मर्डर का केस दर्ज करती है, तफ्तीश शुरू करती है, कातिलों की तलाश शुरू करती है। सबसे पहले ये पता करती है कि रेणुका स्वामी नाम के इस शख्स की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। एक फार्मेसी शॉप में काम करने वाला 33 साल का रेणुका, पुलिस उसके बारे में जब खंगालती है तो पता चलता है कि वो उसका बिल्कुल सब कुछ बेदाग है, साफ़ सुथरा है, ना वो किसी क्राइम में है, ना उसकी कोई दुश्मनी है। सीधा साधा लड़का है, नौकरी करता है, घर जाता है, किसी गलत सोहबत में नहीं है और दुश्मनी की कोई वजह सामने कहीं से नज़र नहीं आ रही। बहुत अमीर भी नहीं है कि किसी ने किडनैप किया हो पैसों के लिए। तो फिर कोई उसे क्यों मारेगा? पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है और अभी तक पुलिस को भी ये कि एक नॉर्मल केस है। एक आम शख्स, एक आम नौजवान जो हाई प्रोफाइल नहीं है, किसी बड़े बाप या किसी बड़े घराने से उसका कोई संबंध ताल्लुक़ नहीं है,
ऐसे केसों में जो अपनी पुलिस का रवैया होता है लगभग इस केस में भी वही है। तो पुलिस का मानना है कि चलो एक लाश मिली, किसी ने कत्ल किया, तफ्तीश करते हैं। और अब पुलिस अपनी तफ्तीश यूँ ही कर रही है। अभी तक इस केस में ऐसा कुछ नहीं है जो एक न्यूज़ बन सके, मीडिया का भी इसकी तरफ ध्यान दिया जा सके। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन तभी अचानक एक अजीब चीज़ होती है। लाश की बरामदगी के ठीक अगले दिन 9 जून को ये लाश मिली और 10 जून को 3 लोग जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में ये लाश मिली थी उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं अचानक, और तीनों वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि ये जो रेणुका स्वामी की लाश मिली है नाले से और जिसका कत्ल हुआ है, उसका कत्ल हम तीनों ने किया। अब पुलिस हैरान, क्योंकि अमूमन ऐसी चीज़ें तो होती नहीं है। कत्ल के बाद कातिल भागता है, छुपता है, पुलिस को गुमराह करता है। यहाँ पुलिस तफ्तीश कर रही है, कोई सुराग नहीं, कोई क्लू नहीं, किसी पे शक नहीं, और अचानक 3 लोग खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये कह रहे हैं कि कत्ल मैंने किया है। पुलिस वाले पूछते हैं, अच्छा मोटिव बताओ, मकसद बताओ, क्यों कत्ल किया? कहते हैं रेणुका स्वामी से हमारा पैसों का लेन देन था और इसीलिए झगड़ा हुआ, और झगड़े में हमने गुस्से में उसे मार डाला, और तीनों ने सरेंडर कर दिया। अब लोकल पुलिस वाले उन तीनों की बातों को सच मानकर उन तीनों को पकड़कर लॉकअप में डाल दिया। उन्होंने कहा चलो, ऊपर वाले ने बैठे बिठाए बिना मेहनत किए हुए केस को सुलझा दिया। कातिल इतना शरीफ के खुद ही आ गया थाने में, केस लगभग सुलझ गया। अब थाने की पुलिस केस को क्लोज करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इससे पहले कि ये केस क्लोज होता, अचानक उस इलाके के जो एसीपी हैं, थाना उनके अंडर में है, तो अब एसीपी उस थाने में पहुंचते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ इस केस का। जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, वो बताता है साहब ये रेणुका स्वामी नाम के शख्स की लाश मिली थी और 3 लोग खुद ही थाने आ गए, शायद पुलिस के डर से, और उन्होंने सरेंडर कर दिया और पूरा अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन एसीपी को ये बात हजम नहीं हुई। आज के ज़माने में वो भी एकाक शख्स, चलो किसी का ज़मीर जाग उठता चला आता, यहाँ 3 अलग अलग लोग और तीनों का एक ही तरीके से सोचना, ये बात खटक रही थी। एसीपी को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा ठीक है, उन तीनों से मैं पूछताछ करूँगा। तीनों को बुलाया गया और तीनों से उन्होंने अलग अलग पूछताछ करनी शुरू की। जब तीनों से अलग अलग पूछताछ शुरू की कि क्या दुश्मनी थी, कैसे मारा, कहाँ मारा, कौन सी जगह थी, तीनों के बयान अलग अलग थे। अब यहाँ पे डाउट शुरू कि एक कत्ल के लिए 3 लोग आए हैं और तीनों के बयान अलग अलग हैं। साफ लग गया कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। खैर एसीपी ने इसके बाद पुलिस की अपनी टीम से कहा कि काम करो, इन तीनों के मोबाइल का लोकेशन चेक करो और मरने वाले के मोबाइल का लोकेशन चेक करो, जो कहाँ कहाँ इन मौजूद थे ये लोग, किस किस वक्त एक साथ थे कि नहीं, वो चेक करो। वो सारी चीज़ें चेक करने के साथ साथ उन्होंने कहा इनके नंबर भी चेक करो। अब जब मोबाइल में झांका गया तो पता चला कि पिछले 3 दिनों में इन लोगों ने जिन जिन लोगों से बात की है उन सारे के नंबर आने शुरू हुए। लेकिन उन्हीं में से एक नंबर पर जब पुलिस की नज़र पड़ी तो बेंगलुरु पुलिस चौंक उठी। उस नंबर पर कई बार बातचीत हो रही थी, इधर से भी कॉल किया जा रहा था और उधर से भी उस नंबर से कॉल आ रहा था। अब चौंकना इसलिए यहाँ पर हुआ क्योंकि जिस नंबर से बार बार बात हो रही थी वो नंबर किसी आम इंसान का नहीं था। वो नंबर कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार, कन्नड़ फिल्मों के सबसे बड़े हीरो में से एक, जिनकी हर फिल्म जब आती है और शुरुआत होती है तो उनके नाम से पहले एक टैगलाइन आता है, और वो टैगलाइन है जो इनकी हर फिल्म से आता है, वो चैलेंजिंग स्टार। साउथ की फिल्मों में एक अलग परंपरा है, मेगा स्टार, मास स्टार, सुपर स्टार, इसके अलावा भी और भी कई नाम हैं, चूँकि साउथ इंडियन फिल्म में मैं बहुत देखता हूँ हिंदी में डब्ड। तो इनके नाम के आगे आता है चैलेंजिंग स्टार दर्शन। मुझे हैरत तब हुई जब इस खबर के बारे में पता चला। जब मैंने तस्वीर देखी तो मैं सोचने लगा कि मैंने कितनी फिल्में देखी होंगी दर्शन की।
कम से कम 10-12 फिल्में तो ज़रूर देखी होंगी, और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी। फिर मुझे लगा कि ये चैलेंजिंग स्टार, सुपर स्टार कन्नड़ फिल्मों के और सैंडलवुड, जैसे हमारी बॉलीवुड है, उधर हॉलीवुड है, कुछ टॉलीवुड है, कुछ जॉलीवुड है, हमारे देशों में मॉलीवुड है, तो कन्नड़ फिल्मों का नाम सैंडलवुड है, क्योंकि वहाँ जो सैंडल और संदल की जो लकड़ियाँ हैं उसकी वजह से भी, और भी कुछ वजह होगी, लेकिन कन्नड़ फिल्मों का नाम सैंडलवुड दिया गया। तो सैंडलवुड के सबसे बड़े स्टार, सुपर स्टार, चैलेंजिंग स्टार दर्शन। दर्शन 3 लोग जो खुद को कातिल बता रहे हैं, उनमें से एक के मोबाइल पर लगातार फ़ोन कर रहे हैं और इधर से भी लगातार फ़ोन पर बात हो रही। अब यहाँ पुलिस के लिए सोचना ज़रूरी था कि इन कातिलों से कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार का क्या रिश्ता। और सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली थी वो ये कि जिस दिन ये कत्ल हुआ और जब उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया गया, ये सारी बातचीत, सारे कॉल उन्हीं 2 दिनों में पिछले 48 से 72 घंटे के दरमियान हो रही है। जब एसीपी ने इस मोबाइल में कातिल के सुपरस्टार का देखा नंबर और देखा इतने कॉल, उसे लगा मामला कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने इन तीनों कत्ले के आरोपी और चैलेंजिंग स्टार, सुपरस्टार दर्शन के मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करने का फैसला किया। तो टावर से पता चला कि पिछले 48 घंटों में ऐसे कई मौके आए जब ये तीनों कातिल, आरोपी कातिल और सुपरस्टार दर्शन एक ही जगह पर मौजूद थे। अब ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी कि एक फिल्म का इतना बड़ा सितारा, इतना बड़ा स्टार, और ये 3 कातिल, और ये जो कुछ हुआ है इसी दौरान में सब एक साथ। एसीपी को कुछ डाउट हुआ। इसके बाद उन्होंने उन तीनों को फिर से बुलाया, अलग अलग तीनों से बातचीत की, और इसके बाद तसल्ली और तरीके से बातचीत की। जब बातचीत की तो उनमें से एक टूट गया और फिर उसने सच बताया। एक ऐसा सच जिसकी वजह से पिछले 1 हफ्ते से बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक और ख़ासतौर पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री या फिर सैंडलवुड में एक कोहराम मचा हुआ है। कोहराम इसलिए कि कन्नड़ फिल्म का सबसे बड़ा सितारा यानी कि दर्शन इस वक्त जेल में है, पुलिस हिरासत में है। 11 तारीख तक थी, फिर उसके बाद अब जुडिशल कस्टडी में जाना है। दर्शन का इन तीनों कातिल से क्या रिश्ता, और नाले के किनारे से 9 जून को जो लाश मिली रेणुका स्वामी की, उस लाश से कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार का क्या रिश्ता। पुलिस ने तफ्तीश की और उस तफ्तीश के बाद पूरी कहानी सामने आई, और वही कहानी अब आपके सामने पेश है। दर्शन कन्नड़ फिल्मों में इसलिए आए क्योंकि उनके पिता खुद कन्नड़ फिल्मों के एक बहुत बड़े अपने ज़माने के नेगेटिव किरदार किया करते थे। बाद में दर्शन ने संदल की लकड़ी का कारोबार भी किया, एक बिजनेसमैन के तौर पर उभरे, पॉलिटिकल घरानों से अच्छे रिश्ते। फिर चूँकि फिल्मी बैकग्राउंड था, उन्होंने फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलने लगी, कन्नड़ फिल्में। 1990 के लेट में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन उनकी जो पहली फिल्म हिट हुई थी 2002 में, उस फिल्म का नाम था मैजेस्टिक। इसके बाद बहुत सारी फिल्मों में काम किया। लास्ट फिल्म जो उनकी आई थी 2023 में, कातेरा, ये सुपर डुपर हिट हुई, और इसकी कुछ दिन पहले ही एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी भी हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में की, और धीरे धीरे दर्शन की जो इमेज है वो कन्नड़ फिल्म में ये बनी कि एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है, एक आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ता है, एक आम आदमी की आवाज़ को उठाता है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। तो एक बहुत बड़ा इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग हो गई। कन्नड़ के अलावा फिर दूसरी भाषाओं में भी काम किया, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, लेकिन कन्नड़ फिल्मों में इनका कोई जवाब नहीं। बाद में इनकी शादी हुई विजय लक्ष्मी नाम की एक लेडी से, फिर इनको एक बेटा हुआ। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन फिर
2021 में इनकी पत्नी के साथ इनके रिश्ते ख़राब होने लगे। एक बार इन्होंने पत्नी के ऊपर हाथ वाथ उठाया या शायद मारने की कोशिश की। पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट की, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ। तब दर्शन को कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर पति पत्नी में समझौता हो गया, केस वापस ले लिया गया, वो वापस आ गए। और ये सब लड़ाई झगड़ा इसलिए हुआ कि करीब 10 साल पहले दर्शन की ज़िंदगी में एक महिला आई। उस महिला का नाम है पवित्रा गौड़। पवित्रा गौड़ अपने आप को एक मॉडल, एक डिज़ाइनर, एक एक्ट्रेस यही बताती है। एक फिल्म के लिए दर्शन को किसी न्यू फेस की तलाश थी और इत्तेफाक से जो पवित्रा गौड़ है उन्होंने किसी से, एक बड़े नामी फोटोग्राफर से अपनी एक पूरी पिक्चर बनवाई थी, पोर्ट्रेट। उस पर नज़र पड़ी दर्शन की। दर्शन ने बुलाया पवित्रा गौड़ को, लेकिन बात बनी नहीं किसी वजह से। तो पवित्रा गौड़ को वो फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन वो दर्शन के करीब आ गई। फिर दर्शन की वजह से कुछ फिल्मों में काम भी मिला, हालांकि वो बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाई, लेकिन दर्शन की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। और ये सब कुछ चुपचाप चलता रहा। लेकिन बवाल तब मचा जब पिछले ही साल पवित्रा गौड़ ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखा और उसमें दर्शन की तस्वीर के साथ ये लिखा कि हमारे रिश्ते के 10 साल। तो उन्होंने ओपनली एक तरह से ये बता दिया लोगों कि हम और दर्शन दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन दर्शन एक सुपरस्टार होने के साथ साथ एक पति भी थे, एक पिता भी थे। और इधर पवित्रा गौड़ की कहानी ये थी कि फिल्में जब उनको शुरू में मिली नहीं तो उन्होंने भी एक शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन फिर पति से बनी नहीं, दोनों अलग हो गए। अब वो बेटी के साथ रहने लगी। बाद में दर्शन जिंदगी में आए, अब दोनों साथ हो गए। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर हुआ ये कि साउथ की फिल्मों में और साउथ के जो स्टार्स हैं, अगर आप अपनी बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें उससे उनकी पूरी ज़िंदगी अलग है। साउथ में स्टार्स को लोग पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कई ऐसे हीरो हीरोइन हुए जिनके मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, तो वहाँ के फ़ैन बड़े अलग होते हैं। दर्शन के भी बहुत बड़ी एक पूरी फ़ैन की एक वो थी, बहुत सारे चाहने वाले थे, उनके कई सारे फ़ैन क्लब भी थे। इत्तेफाक से जब पवित्रा गौड़ ने एक बार इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ये आम कर दिया कि उनके और उनके रिश्तों के 10 साल, तो इससे पहले भी लोगों को ये सारी चीज़ें तो पता चलती रहती हैं स्टार के बारे में, बहुत सारी गॉसिप होती रहती है। तो उनके जो फ़ैन थे वो 2 हिस्सों में बढ़ गए। एक फ़ैन उसने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि वो दर्शन को भगवान की तरह पूजते थे, मानते थे कि चलो हमारे स्टार की ये दूसरा रिश्ता है, सही है। लेकिन एक तबका ऐसा था, एक फ़ैन की लॉबी ऐसी थी जो इसे सही नहीं मानती थी। उसका मानना था कि नहीं, उनको विजय लक्ष्मी के साथ वफादार होना चाहिए, उनकी पत्नी है, एक बेटा है, और इस दूसरी हीरोइन के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर लोग बड़े कमेंट्स भी करते हैं। और जब पवित्रा गौड़ ने वो फ़ोटो डाली थी तब भी लोगों ने बड़े कमेंट्स किए थे पवित्रा गौड़ के ख़िलाफ़। तो सोशल मीडिया पर ये चलता रहता है, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। इत्तेफाक से रेणुका स्वामी 33 साल का एक नौजवान जो बेंगलुरु के करीब रहता है, वो भी दर्शन को एक भगवान की तरह मानता था, क्योंकि वो उसका अंधा फैन था। दर्शन की कोई भी फिल्म हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये देखना उसके लिए ज़रूरी था, चाहे कैसे भी देखे। कई बरसों से वो दर्शन का दीवाना था और दर्शन की पूजा करता था। लेकिन जब पवित्रा गौड़ की ये कमेंट्स आए सोशल मीडिया पर, जो उसने पोस्ट किया, तो रेणुका स्वामी उन फैंस में था जो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ था। उसे लगता था कि नहीं, उसका भगवान अपने घर वालों के ख़िलाफ़ धोखा नहीं कर सकता, उसकी एक पत्नी है, बेटा, उनके साथ वफादार होना चाहिए, इस रिश्ते से उसको दूर होना चाहिए। तो जब भी पवित्रा गौड़ कुछ दर्शन को लेके पोस्ट करती, वो उसके ख़िलाफ़ कमेंट्स करता और कहता कि तुम गलत कर रही हो, एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी तुम बर्बाद कर रही हो, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करता रहता। और ये कमेंट्स पहुंचता भी दर्शन तक, पवित्रा गौड़ तक।
इत्तेफाक से जून के पहले हफ्ते में भी रेणुका स्वामी ने एक ऐसे ही पवित्रा गौड़ के पोस्ट पे कमेंट्स किया और इस कमेंट्स में बहुत गुस्से में था और उसने पवित्रा गौड़ को बहुत बुरा भला कहा कि तुम कैसी महिला हो, एक शादीशुदा आदमी हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी में दाखिल होकर, तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। और भी उसने कुछ आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया। पवित्रा गौड़ ने ये कमेंट्स पढ़ा और वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। वो पहुंचती है दर्शन के पास और दर्शन से कहती है कि देखो ये मेरे बारे में तुम्हारे रिश्तों को लेकर क्या 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 कहा जा रहा है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। पवित्रा गौड़ के इस गुस्से और उस कमेंट्स के बाद जो कुछ लिखा था और उसके दबाव में दर्शन ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। अब दर्शन ने पता किया, कर्नाटक में शहर शहर फ़ैन क्लब है, तो ऐसे ही एक फ़ैन क्लब चलाने वाला एक शख्स उसे बेंगलुरु के पास मिल गया। उसने कहा कि ये बंदा जो ये पोस्ट करता है ज़रा इसकी असलियत पता करो। अच्छा, रेणुका स्वामी जो पोस्ट करता था वो एक दूसरे आईडी से करता था, इंस्टाग्राम और उस पर। तो उस फ़ैन क्लब को चलाने वाले एक शख्स ने, जिसका नाम शायद राजेंद्र है, उसने पता करना शुरू किया और पता करते करते उसे रेणुका स्वामी की जानकारी मिल गई। उसने बताया दर्शन को कि मैंने पता कर लिया, बताइए क्या करना है। उसने कहा कि उसे मार दो। अब इधर राजेंद्र भी हैरान, मतलब एक सुपरस्टार और एक बंदा एक सोशल मीडिया पे फ़ैन कुछ कमेंट्स कर रहा, आप उसकी सीधा जान ले लोगे। उसको पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर जब उसने दोबारा पूछा उसने कहा बिल्कुल। तब इसके बाद उसने अपने लोगों को लगाया, रेकी की, रेणुका स्वामी कहाँ रहता है, कब शॉप जाता है, कब लौटता है, ये सारी चीज़ें जब हो गई। 8 जून की बात है। 8 जून को राजेंद्र पहुंचता है रेणुका स्वामी के पास और उससे बातचीत करता है। चूँकि वो दर्शन का फ़ैन क्लब चलाता था और रेणुका स्वामी भी दर्शन का फ़ैन है, तो उसे पूरी बात बताता है। तो कहता है यार तुम तो फ़ैन क्लब चलाते हो, कभी हमारे भगवान से मिला दो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा चलो तुमको दर्शन से मिलाते हैं, दर्शन सर से। रेणुका स्वामी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, मतलब उसे लगा कि शायद कोई उसकी मुराद पूरी होने जा रही है, जिसे वो पूछता है, जिसे इतने बरसों से चाहता है, जिसकी हर फिल्म पहले दिन पहले शो देखता है, उससे वो मिलेगा। मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। कमाल देखिए कि वो मरा जा रहा है उस शख्स से मिलने के लिए जो उसे मारना चाहता है। तो बड़ा आसान शिकार था, वो खुद ही मौत तक पहुंचने के लिए उतावला था। रेणुका स्वामी को दर्शन के कहने पर फ़ैन क्लब चलाने वाले राजेंद्र और उसके दोस्त कैब बुक करते हैं और कहते हैं चल। उसके बाद वो उसे बेंगलुरु के एक आउटस्कर्ट पर ले जाते हैं, एक गोदाम में ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते ही फिर जो उनका बर्ताव अचानक बदलता है, रेणुका स्वामी हैरान रह जाता है। वहाँ उसे खूब मारते हैं, पीटते हैं। वो सब पूछता है मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों, उसे कुछ समझ ही भी नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक रेणुका स्वामी का सारा भरम टूट जाता है, क्योंकि कुछ देर बाद ही जिसे वो बरसों से पूछता आया था, जिसे चाहता था, जिसकी हर फिल्म पहले दिन पहला शो देखता था, वो उसके सामने खड़ा था, यानी कि दर्शन। चैलेंजिंग स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, कन्नड़ की फिल्मों का जो भी कहिए। जब वो सामने खड़ा था तो थोड़ी देर के लिए वो अपने ज़ख्म भूल गया रेणुका स्वामी। उसे लगा कि चलो आज मेरा अपना भगवान मुझे बचाने आया। लेकिन थोड़ी देर बाद शायद वो जीते जी मर गया, क्योंकि जो काम अब तक उससे पहले राजेंद्र और उसके दोस्त कर रहे थे, उसे बेल्ट से, रॉड से मार रहे थे, अब वो बेल्ट खुद दर्शन ने अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद रेणुका स्वामी को तब तक मारता रहा जब तक कि उसके हाथ थक नहीं गए। मारने के बाद वो वहाँ से बाहर निकला और बोला कि अब इसे मार डालो, तो चला गया। इसके बाद उन लोगों ने उसकी इतनी पिटाई की कि रेणुका स्वामी ने दम तोड़ दिया। कहते हैं इसके बाद उन्हीं में से एक ने, जिसका एक जानकार रिश्तेदार कर्नाटक पुलिस में है, उसके सब इंस्पेक्टर, उसको फ़ोन किया और उससे पूछा कि अगर किसी को मार दिया है तो उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाते हैं। उसने कहा ले जाओ, वहाँ पे एक जगह पे एक नाला है, उस नाले में उसकी लाश को डाल दो, बहकर लाश दूर चली जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कभी लाश मिलेगी नहीं।
उसी के कहने पर उस लाश को ले जाकर नाले में फेंक दिया कि वो बह जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से पानी उसे बहा कर ले जाती। सुबह ही सुबह कुछ घंटे बाद ही एक डिलीवरी बॉय की नज़र पड़ गई और इस तरीके से पुलिस तक ये लाश पहुंची। अब सवाल ये है, जब सब कुछ हुआ तो ये 3 लोग थाने में क्यों पहुंचे कि ये कत्ल मैंने किया? तब यहीं से साजिश की कड़ी शुरू होती है। पहले इन लोगों को लगा था कि रेणुका स्वामी की लाश इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, उसके बाद तसल्ली से प्लान करेंगे, लेकिन लाश कुछ घंटे में मिल गई। जब ये सब कुछ हुआ, रेणुका स्वामी को पीटने के बाद दर्शन बेंगलुरु से मैसूर पहुंच गया, क्योंकि उसे एक फिल्म की शूटिंग करनी थी। उसकी एक फिल्म आने वाली जिसका नाम ही देखिए इत्तेफाक से डेविल द हीरो है। तो उसकी शूटिंग थी मैसूर, और उसी के मैसूर के एक 5 स्टार होटल में वो ठहरा हुआ था। अब जब इधर लाश मिलने की खबर आई तो दर्शन को लगा कि अब तो पुलिस जांच करेगी, उस तक पहुंच ना जाए। तब उसने इसी राजेंद्र फैन क्लब को चलाने वाले और उससे बात की और उसने कहा कि एक काम करो, तुम 3 लोगों को तैयार करो, मैं सबको 20 लाख रुपए दूंगा और थाने में जाकर एक्सेप्ट कर लो कि ये कत्ल हमने किया और बहाना बना दो कि पैसों को लेकर झगड़ा था। और वो 3 लोग पहुंच गए थाने में कि हमने कत्ल किया। लेकिन एसीपी को लगा कि मामला कुछ गड़बड़, और जब उन्होंने तसल्ली से पूछताछ की तो ये सच्चाई सामने आ गई। अब इधर ये सारी चीज़ें हो गई, उधर दर्शन को छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, चैलेंजिंग स्टार है, उसने भी चैलेंज किया सिस्टम को। न सिर्फ वहाँ की जो सत्ता में पार्टी है, वो जो अपोजिशन में है, सारे उसके जानने वाले, उसके मानने वाले। तो अब अपोजिशन और गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग सभी दर्शन को बचाने में लग गए। एक मिनिस्टर ने तो होम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक बात कर ली कि भाई दर्शन बहुत बड़ा स्टार है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का, अगर ये जेल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कहते हैं कि बचाने की सारी कोशिशें शुरू हो चुकी थी, लेकिन गड़बड़ी हो गई कि उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस इतनी तेज़ी से अपना काम कर लेगी। और जिस एसीपी ने यह काम किया उनके बारे में यह है कि वो ईमानदार और बेहद सख्त, और इत्तेफाक से कमिश्नर का भी उनको सपोर्ट मिला। तो इससे पहले कि सरकार की तरफ से कुछ होता, उन्होंने इतनी तेज़ी से कार्रवाई की कि खबर मीडिया तक पहुंच गई। कर्नाटक के हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़पेपर में दर्शन की खबर छप गई। अब ऐसे में दर्शन को बचा कर निकाल लेना मुश्किल हो गया। तो सरकार की तरफ से जितनी कोशिश थी वो धरी की धरी रह गई। एसीपी अपने टीम के साथ पहुंचते हैं मैसूर के होटल से वो जाकर दर्शन को कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। तो कहते हैं ठीक है आप चलिए, हम बाद में आएंगे। बोले नहीं, या तो अभी चलिए वरना अरेस्ट करके ले जाएंगे। कोई रास्ता नहीं था। दर्शन को लगा चलो अभी मेरे पॉलिटिकल आका सब बैठे हुए हैं, सरकार में भी अपोजिशन में भी, ये क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद निकल के आ जाऊँगा, फिर से शूटिंग करूँगा। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। तो सारे सबूत मिल चुके थे, फ़ोन के कॉल डिटेल, लोकेशन, 3 लोगों की गवाही और मोटिव। फिर उनको लाया गया, पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो फिर एक एक कर गिनती बढ़ती गई। पहले 3 थे, फिर जो दर्शन है वो पकड़े गए। फिर जिन लोगों ने किडनैप किया, जिन लोगों ने हथियार सप्लाई की, जिन लोगों का गोदाम था, करते करते 17 लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने तमाम लोगों के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की एफआईआर में। लेकिन इस एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 या आरोपी नंबर 1 दर्शन को नहीं बनाया। दर्शन का नाम नंबर 2 पे रखा गया। नंबर 1 पे पवित्रा गौड़ का नाम रखा गया, और इसलिए रखा गया क्योंकि कर्नाटक पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश की तो जो मर्डर का मोटिव है रेणुका स्वामी के, वो मोटिव असल में पवित्रा गौड़ की वजह से पैदा हुआ। क्योंकि रेणुका स्वामी ने जो कमेंट्स किया, उस कमेंट से पवित्रा गौड़ भड़क गई और उन्होंने दर्शन को प्रोवोक किया, उकसाया कि देखो ये ऐसे कर रहा है, हमारे रिश्तों को लेकर इसे सबक सिखाओ। पवित्रा के उकसाने पर ही दर्शन ने लोगों को चुना और कहा कि उसे मार डाल, और ख़ुद भी उसे पीटा। तो इसीलिए एक्यूज नंबर 1 या आरोपी नंबर 1 बनी पवित्रा गौड़, और एक्यूज नंबर 2 चैलेंजिंग स्टार दर्शन। बाद में इन दोनों को जब पुलिस कस्टडी में
बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में रखा गया तो कमाल देखिए कि चैलेंजिंग स्टार दर्शन के फ़ैन तब भी उस पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। उन्होंने खूब नारे लगाए, पुलिस के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए और कहा कि हमारे मतलब जिनको हम भगवान जैसा मानते हैं, हमारे सुपरस्टार हैं, इनको फंसाया जा रहा है। पुलिस को मजबूरन धारा 144 यानी सेक्शन 144 लगाना पड़ा थाने के इर्द गिर्द। बताइए, थाने के आसपास भी लोगों को समझाना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी। तो ये भी एक रूप है साउथ की फिल्मों का कि चाहने वाले दर्शन के जितने हैं उन्हें पता है कि एक मर्डर केस, एक शख्स जिसने सिर्फ एक कमेंट्स किया उसको इस बुरी तरीके से पीटा गया और उसका कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, वही दर्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई और वो पहुंच गए। इस केस में बाद में और भी कई चीज़ें हुई। जो पोस्टमार्टम किया था जिन डॉक्टरों के पैनल ने, उसमें से एक डॉक्टर ने एक बड़ी सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनके पास किसी का फ़ोन आया और ये कहा गया था कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखें कि रेणुका स्वामी की मौत नेचुरल डेथ थी, उसे कत्ल नहीं किया गया, यानी एंटीमार्टम की बात मत कीजिए। 1 करोड़ रुपए देंगे। मिनिस्टर्स की तरफ उंगलियां उठी कि बचाने के लिए तमाम मशीनरी का इस्तेमाल कर लिया गया था, लेकिन एक एसीपी और उनके ऊपर कमिश्नर का हाथ और उनकी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन ने इन सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया और कन्नड़ फिल्म के चैलेंजिंग स्टार का पूरा भांडा फूट गया और अब वो पुलिस के शिकंजे में। आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इन सोशल मीडिया पे न मालूम लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, मुझे लगता है आप पूरी क्राइम तक फैमिली भी इससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, गालियाँ भी दी जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कहा भी जाता है। लेकिन किसी फ़ैन के किसी कमेंट से कोई इस कदर गुस्सा हो जाए कि वो उसकी जान ले ले, शायद ये पहला मामला है और बेहद अफसोस। और ख़ासतौर पर मुझे तो अफसोस इसलिए हो रहा है कि मैंने इतनी फिल्में देख ली हैं दर्शन की, क्योंकि साउथ में तो ये होता है कि जो भी डब फिल्में आई थोड़ी सी शुरू में देखो अच्छा लगता तो फिर आप देखते हैं। तो जब ये वाली चीज़ें सब सामने आई तो मेरे सामने वो सारी फिल्में और उनके सीन चलने लगे और देखिए अब वो सलाखों के पीछे हैं। क्या कीजिए, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। खैर, तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हमारे साथी सहयोगी संजय शर्मा, इनका जन्मदिन है और इत्तेफाक से आप में से कुछ लोगों को याद हो तो शायद मैंने मई में भी संजय शर्मा को बर्थडे विश कर दिया था। आज संजय ने बताया कि वो उसके स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से मई उसका बर्थडे आता है, लेकिन असली बर्थडे उसका आज यानी 14 जून को आता है। मैंने आपको बताया संजय शर्मा हमारे आज तक में एक होनहार, बेहतरीन, कई भाषाओं का जानकार, बेहद अच्छा लिखने वाला, बेहद अच्छा बोलने वाला, आप लोगों ने उसे आज तक पे देखा होगा। और सबसे खूबसूरत बात यह कि सबसे अच्छा इंसान, दिल का साफ़ सुथरा। तो हैप्पी बर्थडे संजय, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और यार ये 2-2 बार बर्थडे मनाने का आप सिलसिला रोक दो, अब सार्वजनिक बता दो सबको। सोशल मीडिया का दौर है कि अब तुम्हारा 14 जून को ही आता है। हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा आज राजू का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राजू। और ये भेजा अभिषेक कुमार ने है, सोनारी असम से। साथ ही मरियम, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मरियम। और ये भेजा असलम कुरैशी ने है। साथ ही पवानी शर्मा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पवानी। और ये विवेक शर्मा जी की बेटियां, और ख़ुद विवेक शर्मा जी का जन्मदिन 10 जून को था, तब तो मैं था नहीं। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विवेक जी आपको भी। इसके अलावा मुकुल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुकुल। भेजा है रोहिणी ने। साथ ही मोहम्मद आसिम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आसिम। साथ ही गुरुमूर्ति, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुरुमूर्ति। और भेजा आदर्श ने है। इसके अलावा अब्दुल कादर खालक, थैंक यू सो मच अब्दुल कादर साहब। लॉस एंजलिस में आपसे मुलाकात है, आप इतनी दूर से मिलने के लिए आए और आपकी प्यार मोहब्बत को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऊपर वाले से दुआ आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, और जब भी इंडिया आप आएंगे तो ज़रूर मुलाकात होगी। साथ ही पलविंदर विर्क, सॉरी पलविंदर भाई, आपने कहा था फ़ोन करने के लिए यूएस में, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी सब कुछ था कि मैं कर ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी।
प्रशांत कुमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। शोइल खान, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। और ऑल द बेस्ट। साथ ही नवनीत रे, थैंक यू नवनीत भाई। कनाडा थोड़ा वहाँ से दूर था, फिर कभी मौका मिला तो आऊँगा। मयूर थोले, थैंक यू सो मच आपका भी। और इन्होंने कहा था कि आप यूएस सिर्फ मैच देखने गए थे। नहीं, मैच देखने के लिए नहीं गया था, बाकी भी काम थे। मैच चूँकि वक्त मिल गया तो देख लिया। चित्रा गांधी, थैंक यू चित्रा बहन, आपके इस प्यार के लिए, आप लोगों की दुआओं के लिए। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी से शिकायत है तो हमारी मेल आईडी पर मेल करें, हम इस कहानी को चैनल से डिलीट कर देंगे। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ेगा। धन्यवाद।